हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कार्बन के इस विश्व में लगभग 10 लाख से भी अधिक यौगिक पाए जाते हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा यौगिक कार्बन के ही पाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। जैसे कि मैंने बताया, कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं कि हमारे निजी जीवन में कार्बन का यौगिक किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हमें ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है। जब पेड़ प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कार्बन का ही एक यौगिक है तथा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि कार्बन के यौगिक जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था जिससे हमें यह पता चले कि कार्बन के यौगिक हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कार्बन के यौगिकों के बारे में। कार्बन एक अधातु है और कार्बन का प्रतीक सी है। कार्बन जो है वो भूमि में खनिजों के रूप में 0.02% पाए जाते हैं तथा वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% है। सभी सजीव, पौधे, जीव जंतु यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। अगर हम कार्बन के परमाणु की संख्या की बात करें तो वह है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कार्बन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 6 है। आइए देखते हैं कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। अब यह जानने के लिए कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, पहले हम यह समझ लें कि उत्कृष्ट गैस विन्यास होता क्या है। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास का मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ अपने आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से अथवा सह आबंध से वह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक विन्यास को पूर्ण करना ही उत्कृष्ट गैस विन्यास कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ के अंतिम ऑर्बिट यानी कि अंतिम कक्षा में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व को हम उत्कृष्ट गैस विन्यास का तत्व कहते हैं। तो आइए देखते हैं। कार्बन चतुर्संयोजी है, अर्थात कार्बन की आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना सकता है, क्योंकि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि उसके नाभिक में अधिक बल की आवश्यकता होगी। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए भी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी ताकि 4 इलेक्ट्रॉन वो खो दे। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के साथ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के लिए यह संभव नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन खो दे या 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उसके नाभिक के पास इतना बल नहीं है कि वो और 4 इलेक्ट्रॉन को धारण कर रख सके, और 4 इलेक्ट्रॉन खो दे तो नाभिक इतना कमजोर भी नहीं है कि वह 4 इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे। इसलिए कार्बन अपने दूसरे तत्वों के साथ आबंध बनाकर
साझेदारी करता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अर्थात कि एक ही प्रकार के परमाणु हो या फिर अलग अलग प्रकार के परमाणु हो, इनकी साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर आबंध बनाते हैं। आइए देखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किस प्रकार से आबंध बनाते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की बारहवीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर H2 का अणु बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तथा ऑक्सीजन जो है वह दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, O2 का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो वह दूसरे ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, यानी कि आपस में साझेदारी करता है। तो दोनों ही ऑक्सीजन के पास अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जोड़ी बनाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं के बीच त्रिआबंध बनता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के बीच एक आबंध बनता है, ऑक्सीजन के बीच द्विआबंध बनता है क्योंकि वे 2 इलेक्ट्रॉन को की साझेदारी कर रहे हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन के बीच त्रिआबंध बनता है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। आइए जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आबंध कैसे होता है। तो हमें पता है ऑक्सीजन जो होता है उसकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर एक एक इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन से ले लेता है, उनके साथ साझेदारी करता है तथा अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बांट लेता है, जिससे हाइड्रोजन की भी अंतिम कक्षा पूर्ण हो जाती है तथा ऑक्सीजन की भी अंतिम कक्षा पूर्ण हो जाती है। इस तरह से जल का निर्माण होता है, जल के अणु का निर्माण होता है। अब देखते हैं सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है, यानी कि इनका जो क्वथनांक और गलनांक होता है वह कम होता है, यानी कि कम ही तापमान पे ये गलने लगते हैं तथा वाष्पीकृत होने लगते हैं क्योंकि इनके बीच जो अणुओं का बल है, आंतरिक अणु का बल जो है वो कमज़ोर होता है, जिसके कारण इनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार का आयन का निर्माण नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक जो है वह विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि विद्युत उसी पदार्थ में से वहीन होती है जिसके अंदर आयन का निर्माण होता है, परंतु सहसंयोगी यौगिकों में आयन का निर्माण नहीं होता, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ना कि आयन बनते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहीं तक आएगा चैप्टर, हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।